नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 17 मार्च 2024 की जितने भी हिंदी न्यूज़पेपर्स की प्रमुख करंट अफेयर्स की न्यूज़ेज हैं उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स की, जिसमें सबसे पहले देश के निर्वाचन आयोग के द्वारा उत्तराखंड राज्य में 19 अप्रैल को जो है चुनाव का दिन या मतदान का जो दिन है इसको घोषित किया जा चुका है। और उत्तराखंड राज्य से जो लोकसभा के लिए 5 सीटें जाएंगी, उन 5 सीटों पर जो है चुनाव होने वाला है। विस्तृत में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसका सबसे प्रमुख विषय ये रहेगा कि पिछले 2019 के चुनाव के बाद अभी जो वर्ष 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें मतदाताओं की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है, कौन कौन से वो ऐसे राज्य हैं जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, पुरुष मतदाताओं की सर्वाधिक जो है संख्या है, और सबसे महत्वपूर्ण कि कौन से वो ऐसे एरियाज हैं जहां पर न्यूनतम मतदाताओं की संख्या और जहां पर अधिकतम जो है मतदाताओं की संख्या है। और बाकी इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी उन सब पर हम लोग उत्तराखंड स्टेट लेवल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र रखने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ जो है, भारत देश के भीतर देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो 2 सबसे बड़े स्थल कहे जाते हैं, एक है मोहनजोदड़ो, एक है राखीगढ़ी। तो जो राखीगढ़ी है वो भारत महाद्वीप के भीतर अगर हम लोग बात करें, मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल है। और अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो पाकिस्तानी जो है, आज कह लीजिए ना बाउंड्री के बाद में वहाँ पर जो है पाकिस्तानी जो टेरिटरी है उसका सबसे बड़ा स्थल है। अब सवाल यह है यहाँ पर कि जो राखीगढ़ी इंडस वैली साइट है, यहाँ से हमें कुछ जो है नए स्केलेटन्स या नए कंकाल मिले हैं। अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। टीला संख्या 1 जो है यहाँ से 3 नए कंकाल मिले हैं। अब वो किस तरीके से हैं उस पर विस्तृत में चर्चा की जाएगी और जो राखीगढ़ी है इसके महत्व को जो है समझा जाएगा। तो इसके बाद हमारे देश के पहले CDS मेजर जनरल बिपिन रावत जी की जयंती पर उनको जो समर्पित किया गया है पौड़ी में स्थित तारामंडल और जो पर्वतीय संग्रहालय है ये उनको जो है समर्पित किया गया है। इस पर भी हम लोग जो है विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं सारे जो है न्यूज़ पर डिस्कशन करूं, आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को जो है इसी तरीके से हर दिन की नई जो है अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़, जिसमें हम लोग उत्तराखंड में जो है जो चुनाव या मतदान का जो दिनांक तय हुआ है उस पर जो है विस्तृत में चर्चा करने वाले। देखो, सबसे पहले अगर खबर की तरफ विस्तार में चलें तो उत्तराखंड में 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाला है, इसमें प्रदेश के लगभग 83,21,207 मतदाता 83,21,207 जो वोटर्स हैं ये अपना जो है वोट देने वाले हैं। जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो इन वोटर्स के लिए जो 5 सांसदों को चुनेंगे, 5 सांसद यानी कि टिहरी गढ़वाल से, हरिद्वार से, गढ़वाल से, अल्मोड़ा से, और जो यहाँ पर जो है नैनीताल वाला जो हमारे पास में जो एरिया है वहाँ से जो चुनाव मतदान होने वाला है, इन पर जो है यहाँ पर लगभग 83,21,207 मतदाता जो है वोट करने वाले हैं। जिसमें लगभग 11,729 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर जो है वोटिंग होंगी। वोटिंग सेंटर्स यहां पर बनाए गए हैं और इसके लिए जो है कड़ी रूप से जो है केंद्रीय सुरक्षा बल जो है इसके लिए भी मांग की जा रही है उत्तराखंड राज्य में। यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा की सीटें हैं इनमें 19 अप्रैल को चुनाव होने वाला है और इसमें प्रदेश में लगभग 85 वर्ष से अधिक आयु के और जो 40% से अधिक दिव्यांगता रखने वाले जो लोग हैं इनको जो है पोस्टल बैलेट के आधार पर मतदान करने का अधिकार होगा। मतदान यानी कि जो वोट करना है ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ साथ हमारे जो है कर्तव्यों में भी शामिल होता है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में जो मूल कर्तव्यों की सूची है उसमें जो है साफ रूप से, स्पष्ट रूप से जो है वो वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश ने ये कहा था कि जो वोट देना है वो नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए, नागरिकों का जो है वहाँ पर क्या होना चाहिए, ड्यूटी होना चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर हर एक व्यक्ति को, चाहे वो दिव्यांगता में है मोर देन 40% या जो है एजेड हैं जिनकी 85 वर्ष से अधिक की आयु हो गई है, तो उनको पोस्टल यानी कि जो है कह लीजिए कि लेटर जो है पोस्टल बनाकर जो है उनको मतदान करने का वहाँ पर जो है अधिकार दिया जाएगा। अगर विस्तृत में इस पर चर्चा की जाए तो अभी जो है अधिसूचना जो जारी हुई है इसके लिए वो जो है 20 मार्च का जो है अधिसूचना जारी होने की तिथि है।
नामांकन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 27 मार्च का और नामांकन पत्रों की जांच जो है ठीक अगले दिन यानी कि 28 मार्च को की जाएगी। वहीं जो है नाम अगर कोई प्रत्याशी अपना वापस लेना चाहता है तो उसके लिए जो है 30 मार्च तक का समय रहेगा और अंततः मतदान की जो तिथि है वो है 19 अप्रैल की। और इसमें जो महत्वपूर्ण है गाइस वो है मतदान का जो समय है वो अर्ली मॉर्निंग जो है हम लोग कह लीजिए 7 बजे से लेकर इवनिंग जो है 5 बजे तक का जो है यहाँ पर क्या रखा गया है, ये समय रखा गया है। तो उसके बाद जो है 4 जून को जो है इसके मतगणना की भी जो है तिथि यहाँ पर जारी कर दी जा चुकी है। इसमें यदि हम लोग उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो इसमें से लगभग 40,12,006 महिलाएं जो हैं वो मतदाता जो है महिला मतदाताओं के रूप में है और वहीं जो है 43,4,906 जो लोग हैं वो जो है पुरुष मतदाताओं के रूप में जो है यहाँ पर शामिल हुए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें तो थर्ड जेंडर के रूप में जो है 297 और जो सर्विस मतदाता हैं जो सर्विस वोटर्स हैं इनमें लगभग जो है 93,357 जो है मतदाता इसमें जो है शामिल हुए हैं। इस बार के चुनाव में एक्सपेक्टेड है कि इन लोगों के द्वारा जो है वोट दिया जाएगा। ये मतदाताओं की सूची है और मतदान जो होगा वो उत्तराखंड के हर या पूरे भारत के कह लीजिए जहां जहां पर भी मतदान होना है तो वहां के हर नागरिक की अगर जिम्मेदारी कर्तव्य रखी जाए तो इसमें जो प्रीवियस ईयर्स में जो हमारा परसेंटेज रहा है इलेक्शन में जो कि एक कह सकते हैं निराशाजनक रहा है और अधिक जो है हमें भागीदारी लेनी चाहिए। मतदाताओं को जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार जो है हम आपका होना चाहिए। तो इसके लिए जो है मतदान में सक्रियता को बढ़ाने की अनिवार्यता और आवश्यकता है। अगर मैं इसी विषय पर थोड़ा चर्चा करूं कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें प्रतिशत के आधार पर जो है उत्तराखंड कितने प्रतिशत में जो है वोटिंग दिया है तो प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो वर्ष 2004 में उत्तराखंड जो है वो 49.25% जो है मतदान दिया है। हालांकि इसको देखें तो जो नेशनल हमारा एवरेज है राष्ट्रीय जो औसत है उसके आधार पर 58.07% रहा है। फिर 2009 में बढ़कर जो है 53.96% हुआ जो कि जो है औसत देखें राष्ट्रीय स्तर पर तो 58.21 के आसपास रही है। वहीं वर्ष 2014 के मतदान में जो है 62.15% की जो है यहाँ पर क्या हुई है मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। लगातार मतलब जागरूक हुए हैं लोग। और वहीं वर्ष 2019 में चले तो इस समय थोड़ा सा घट चुका था मामला और वहां पर जो है 61.50 के हिसाब से जो है मतदाताओं ने यहां पर जो है वोट देने का प्रयास किया। और इस बार जो है हमारे निर्वाचन आयोग का मानना यह है कि जो वोटिंग करवाई जाएगी उस आधार पर जो है लगभग हम जो है प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले जो है 75% तक इसको जो है ले जाने का प्रयास करेंगे। तो 75% जो है इसको ले जाने की यहां पर जो है बात की जा रही है। वहीं यदि हम लोग इस चर्चा को दूसरी तरफ विस्तृत में डिस्कशन करें तो उत्तराखंड में जो है 84 लाख जो मतदाता हैं ये अलग अलग जो 5 सांसद हैं उनको चुनने वाले हैं। जिसमें अगर हम लोग विस्तृत में चर्चा करें तो सबसे पहले जो टिहरी संसदीय सीट है इस टिहरी संसदीय सीट में जो है जो कुल मिलाकर जो पुरुषों की संख्या है वो है 8,13,988 यानी कि 8,13,988 जो है ये पुरुष मतदाता हैं टिहरी संसदीय सीट से। टिहरी से अगर हम लोग बात करें तो लगभग जो है 15,87,020 सीटें जो है वो कुल मतदाताओं के रूप में यहाँ पर शामिल है। वहीं गढ़वाल संसदीय सीट की बात करें तो पुरुषों की संख्या यहाँ पर जो है 6,98,025 है और महिलाओं की बात करें तो 6,68,942 है जिसमें थर्ड जेंडर के पास में 16 सीटें 16 जो है मतदाता नॉट सीटें और सर्विस वोटर्स में लगभग जो है 34,936 जो है यहाँ पर मतदाता है। और कुल मिलाकर देखें तो 14,01,946 जो लोग हैं वहाँ पर जो है भाग ले रहे हैं। ऐसी जो है अल्मोड़ा में अगर हम लोग बात करें तो पुरुषों की संख्या यहाँ पर जो है 6,83,545 के बीच में है। महिलाओं में जो है 6,54,097 सीटें हैं। थर्ड जेंडर के लिए जो है यहाँ पर जो है 6 मतदाताओं को नामित किया गया है। और वहीं पर जो है सर्विस वोटर्स की बात करें तो इसमें जो है 29,157 जो है यहाँ पर मतदाता होने वाले हैं। और कुल मिलाकर चलें तो यहाँ पर जो है 13,66,805 जो है मतदाता शामिल हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करें नैनीताल और उधम सिंह नगर पर तो इसके लिए जो है 10,44,611 पुरुषों में थर्ड जेंडर में जो है लगभग 54 मतदाता और वोटर सर्विस वोटर्स में लगभग जो है यहाँ पर बात करें तो 10,616 जो है मतदाता हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 20,21,400 जो 16 मतदाता हैं वो उधम सिंह नगर और नैनीताल में है। और वहीं पर अगर हम लोग जो है बात करें
तो इसमें अगर सभी सीटों पर बात की जाए तो उसमें जो सर्वाधिक यहाँ पर रहेगा उसमें हम लोग आ जाते हैं एक बार यहाँ पर हरिद्वार में अगर बात करें। हरिद्वार में पुरुषों के लिए देखो 10,68,735 मतदाता, महिलाओं के लिए जो है 9,62,738 मतदाता, वहीं थर्ड जेंडर के लिए जो है 159 मतदाता, सर्विस जो है वोटर्स में 5,745 मतदाता, और वहीं अगर हम लोग कुल मतदाताओं की बात करें तो लगभग 20,37,377 जो है यहाँ पर मतदाता है। तो 20,37,377 मतदाताओं के साथ हम लोग कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक जो मतदाता हैं इस बार में वो कहां पर है, दैट इज इन हरिद्वार। ठीक है, यहां पर जो है वो 20 लाख का आंकड़ा है लेकिन 21,000 पर है। यहां जो है 20 लाख के बाद जो है 37,000 है। हालांकि ये डिजिट्स आपको जो है रटने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस सर्वाधिक कहां पर है इस बात को हम लोग जो है यहां पर जान सकते हैं कि सर्वाधिक संख्या यहां पर है। और यहां पर जो है इन 5 सीटों में जो न्यूनतम जो मतदाता है वो न्यूनतम मतदाता जो है वो अल्मोड़ा में है। इस प्रकार से आप लोग जो है इसमें याद रख सकते हैं। अगर यही इसी जो है न्यूज़ पर हम लोग विस्तार में चर्चा करें तो इन सभी वोटर्स में लगभग बताया गया है कि जो 70% मतदाता हैं वो युवा हैं, और युवाओं की भूमिका जो है इस बार के निर्वाचन में जो है अहम रहने वाली है, महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो उत्तराखंड का युवा है इसमें सर्वाधिक अगर हम लोग बात करें तो आयु वर्ग के आधार पर 18 से 19 जो आयु वर्ग के लोग हैं इनमें मतदाताओं की संख्या जो है लगभग 1.45 लाख है, जो कि मतलब हम लोग कहेंगे कि जो कुल मतदाता हैं उनमें जो है लगभग 1.74% के आसपास है। वहीं 20 से 29 वर्ष के आयु ग्रुप में देखें तो 16.60 लाख हैं, जिनमें जो है 20% टोटल हम लोग कह लेते हैं कि मतदान का है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आप लोग ये मान के चलिए वो है 30 से लेकर 39 वर्ष के आयु के लोग, 30 to 39 ईयर्स ऑफ एज में जो लोग हैं उनकी जो है लगभग संख्या 22.44 लाख है, जो कि कुल मतदाताओं के लगभग जो है 27% पर है, और ये जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर 40 to 49 के बीच चले तो 17.04 लाख जो लोग हैं, और इनमें 21% है। फिर 50 से 59 के बीच में जो है 11.86 लाख। ठीक है, 60 से लेकर जो 69 के बीच में है इनके पास में लगभग 7.5 लाख मतदाता, और 70 से लेकर जो हमारे पास में जो है 79 यानी कि 79 तक जो मतदाता हैं उनमें 4.14 लोग हैं, और 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के जो है 1.54 लाख जो लोग हैं वो इस समय हैं। तो समटाइम्स ऐसे भी प्रश्न अगर यहाँ से बन जाते हैं कि सर्वाधिक जो है प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है और न्यूनतम प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 30 से लेकर 39 वर्ष के आयु के बीच के लोग हैं, और न्यूनतम के आधार पर देखें तो उसमें जो है 18 और 19 के बीच के जो है यानी कि 1.74% जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और ये जो है महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें कि जो सभी मतदाता क्षेत्र हैं उन मतदाता क्षेत्रों में सर्वाधिक और न्यूनतम कहां पर जो है मतदाताओं को जो है काउंट किया गया है। देखो उत्तराखंड राज्य में अगर हम लोग बात करें तो जो यमकेश्वर ब्लॉक है, यमकेश्वर ब्लॉक यानी कि जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र है, इस पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के यमकेश्वर जो ब्लॉक है इसमें सर्वाधिक कम जो है मतदाता यहां पर देखे गए हैं। यमकेश्वर ब्लॉक के पास में जो है लाल ढांग नाम का जो एक कह लीजिए क्षेत्र है, गांव है, वहां पर मात्र जो है 4 मतदाता हैं। ये पलायन की समस्या को भी दर्शा रहा है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ इसी पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में जो है कोटद्वार के जो ढिकाला है वहां पर मात्र 10 मतदाता है, जबकि सर्वाधिक मतदाताओं की बात करें तो वो हरिद्वार जो लोकसभा क्षेत्र है इसके अंतर्गत आने वाला डोईवाला के नकरौंदा जो मतदान केंद्र है यहाँ पर है, क्योंकि डोईवाला का नकरौंदा जो मतदान केंद्र है यहाँ पर 1482 जो है मतदाता है, यानी कि 1482 मतदाता है, और ये जो है कहाँ पर आता है, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत जो पीरू मदारा क्षेत्र है उसमें जो है लगभग 1446 यानी कि दूसरे स्थान पर जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर वाला एरिया है। पहले पर जो है डोईवाला का नकरौंदा जो कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के भीतर आता है, ये इसमें शामिल रहेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें तो इस बार महिलाओं के लिए जो महिलाओं का भूमिका रहेगी मतदान में वो सर्वाधिक कहां पर रहने वाली है, तो जो रुद्रप्रयाग है इसमें महिलाओं की जो है मतदाताओं की संख्या जो है सर्वाधिक रहेगी, मतलब पुरुषों के ऊपर रहेगी। सर्वाधिक मतलब सभी में नहीं, अकेले अगर हम लोग बात करें तो रुद्रप्रयाग में महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो पुरुषों से जो है यहाँ पर अधिक है। अगर हम लोग थोड़ा सा रुद्रप्रयाग में बात करें तो जो रुद्रप्रयाग से जो है हमारे पास में महिला मतदाताएं हैं, ठीक है, फीमेल जो यहाँ पर वोटर्स हैं उनमें लगभग महिलाओं की संख्या जो है वो 98,349
98,349 जो है फीमेल्स यहाँ पर क्या है, मतदाता हैं। और वहीं अगर मेल्स की बात करें तो ये जो है 97,214 है, यानी कि इनकी संख्या अगर देखें पुरुषों की तो वो कम है, महिला जो है संख्या ज़्यादा है। सिर्फ रुद्रप्रयाग की हम लोग यहाँ पर बात करें, ओवरऑल यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ओवरऑल में चलेंगे तो सर्वाधिक जो महिलाओं की यहाँ पर भूमिका रहेगी वो देहरादून में है, और देहरादून में महिलाओं की जो भूमिका है वो है लगभग 7,45,352। 7,45,352 यानी कि सर्वाधिक अगर पूछेंगे कि महिलाएं कहां पर जो है मतदाता हैं, देहरादून में। लेकिन अगर ऐसा बोलें कि महिलाएं पुरुषों के ऊपर, ठीक है, पुरुषों से अधिक जो है जो महिला मतदाता हैं, तो फिर हम लोगों का आंसर आना चाहिए रुद्रप्रयाग में। वहीं अगर हम लोग जो है पुरुषों की संख्या की बात करें तो पुरुषों की संख्या के रूप में भी देहरादून में लगभग 8,06,769 जो है पुरुष यहाँ पर जो है मतदान करने वाले, तो ये सर्वाधिक जो है मतदान को आप लोगों ने इसमें जो है याद रखना है। लोकसभा में अगर हम लोग बात करें तो टिहरी गढ़वाल से, जैसा हम लोगों ने कहा, 7,60,094, गढ़वाल क्षेत्र से 6,68,942, अल्मोड़ा क्षेत्र से जो है लगभग 6,54,097, वहीं उधम सिंह नगर से जो है और नैनीताल से जो है 9,66,135, और जो है हरिद्वार से लगभग जो है 9,62,738 जो है ये लोकसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की जो है एक पूरी सूची हमारे पास में आती है। और इन सब में अगर हम लोग चले, सर्वाधिक संख्या चले, तो नैनीताल उधम सिंह नगर वाला जो एरिया है वहां पर सर्वाधिक जो है इनकी संख्या है, सिर्फ महिला मतदाताओं की बात करें, ठीक है। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर रहने वाला है। चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट इसमें जो है वो ये है कि जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई वाले जो स्थल हैं जहां पर मतदान होने वाला है, तो वो कौन कौन से स्थल हैं। तो सबसे ऊंचे स्थल जहां पर मतदान होगा वहां पर लगभग आप मान के चलिए कि 10,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित जो सिंचाई भवन है गंगोत्री पुरी, इसमें जो स्थान है मतदेय का जो स्थल है वहां पर ये सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है मौजूद है। वहीं दूसरा 10,000 फीट की ऊंचाई पर बद्रीनाथ का जो गोठ जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है दूसरा सर्वाधिक ऊंचे मत स्थलों के रूप में जाना जा सकेगा। फिर यहाँ पर 8,202 के फीट ऊंचाई की फीट के साथ में जो है लगभग धारचूला जो है इसका बौना मतदेय जो प्रदेश है। 7,608 यहाँ पर केदारनाथ में जो है त्रिजुगी नारायण जो है मतदेय वाला प्रदेश है। और वहीं पर अगर हम लोग 8,500 फीट की बात करें तो ये जो है नरेंद्र नगर का जो ठांगधार है, इस ठांगधार में जो है सबसे ऊंचाई वाले ये प्रदेश हैं। थोड़ा सा मतलब हम लोग इस पर भी जो है नजर बना सकेंगे। और साथ में जैसा आप लोग जानते हैं कि कल से जो है आचार संहिता के नियम भी लागू हो चुके हैं, और आचार संहिता नियम के अनुसार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है नई नीति या मतदाताओं को प्रभावित करने वाली कोई भी जो है घोषणा सरकार के द्वारा अब नहीं की जा सकेगी। नया कोई काम, किसी योजना की शुरुआत, किसी लोकार्पण या शिलान्यास जो है नहीं किया जाएगा। मंत्री जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ ऑफिस आने जाने के लिए जो है सरकारी वाहन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। और सुरक्षा की दृष्टि से जो है मंत्रियों को के अलावा सभी को दी गई जो गनर सुरक्षा है वो सारी जो है वहां पर वापस ले ली जाएगी। सभी तरह के निजी हथियार जो है वो थाने में जमा करा दिए जाएंगे, और अधिकारियों या कर्मचारियों के तबादले पर जो है पूरी तरीके से भी रोक लगा दी जाएगी। वहीं जो है सरकार के अधीन किसी भी तरह की जो है अभी फिलहाल जो है नियुक्ति हो नहीं पाएगी। जो पद हैं, जो नियुक्तियां हैं वो अब जो है चुनाव मतदान के बाद ही जो है हो पाएंगे। इसमें जो है आप लोग महत्वपूर्ण याद रख सकेंगे। खैर चलिए अब आगे आते हैं कि मतदान के लिए हमारे पास में जो है क्या होना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये कैसा सवाल है, अगर हम लोग जो है वोटर हैं तो हमारे पास में वोटर आईडी होनी चाहिए। वोटर आईडी के अतिरिक्त जो है आप किस आधार पर जो है दे सकते हो चुनाव। तो इस समय जो है निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि हमारा जो पहचान पत्र है, जो हमारी आईडी कार्ड है, ठीक है, उसके अलावा ऐसे 12 अन्य जो है हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है जिनका प्रयोग किया जाएगा, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो आधार कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, बैंक अथवा जो डाकघर के द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त आपका जो पासबुक होती है वो काम आ सकती है। श्रम मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री लेबर जो है, लेबर मिनिस्ट्री जो है, इसकी योजना के अंतर्गत जारी किए गए जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड है। ड्राइविंग लाइसेंस काम आ सकता है, पैन कार्ड आ सकता है, ठीक है। एनपीआर के तहत जो है आरजीआई के द्वारा जारी किया गया जो स्मार्ट कार्ड है ये इसमें जो है उपयोग हो सकेगा। भारतीय पासपोर्ट यानी कि अगर आपका इंडियन पासपोर्ट है, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख जो होते हैं,
केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा या सार्वजनिक उपक्रमों और कर्मचारियों या लिमिटेड कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए जो फोटो युक्त पहचान सेवा पहचान पत्र हैं वो भी इसमें काम कर सकेगा। सांसदों, विधायकों और जो एमएलसी हैं इनके द्वारा जारी किसी आधिकारिक पहचान पत्र को भी जो है इसमें यूज किया जाता है वोट डालने के लिए। और सामाजिक न्याय एवं जो अधिकारिता मंत्रालय है इसके द्वारा जारी किया गया कोई विशिष्ट दिव्यांग यदि फोटो पहचान पत्र है तो इसके आधार पर भी जो है इस बार के लोकसभा में जो है चुनाव दिए जा सकेंगे। तो ये हमारे पास में जो है चुनाव में कार्य आने वाले जो भी प्रमुख दस्तावेज हैं उसके आधार पर जो है मतदान किए जाने के लिए बात की गई है। तो ये आज हमारी जो है पहली न्यूज़ थी जिस पर मैंने डिटेल में चर्चा की है। और जैसा मैं पिछले प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में लगातार इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स हैं उन पर लगातार आपको जो है अपडेट्स देता रह रहा हूँ, तो उसके लिए जो है आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए। अब आ जाते हैं आज के एक प्रमुख टॉपिक पे जिसमें जो है अभी राखी गढ़ी जो है इस राखी गढ़ी के टीला नंबर 1 पर जो है खुदाई में मिले जो है हमें कुछ प्रमुख कंकाल हैं जिसमें 3 जो है मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें बताया गया कि एक मानव कंकाल पुरुष का, एक महिला का और एक जो मानव कंकाल है वो एक छोटे बच्चे का जो है यहाँ पर मिला है। और इसके अलावा इसी जो है राखी गढ़ी के पास में यहाँ पर जो है एक बड़ा सा जो है डिश ऑन स्टैंड, यानी कि जैसा खाने की टेबल होती है, ठीक है, तो वो डिश ऑन स्टैंड जो है वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर विस्तार में चर्चा की जाए तो हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो सबसे बड़ी साइट है राखी गढ़ी, और मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ी साइट मतलब जो भारत है, इस भारतीय महाद्वीप के भीतर की मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय स्थल भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत में इसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है 3 मानव कंकाल मिले हैं जिनमें से एक महिला, एक पुरुष और एक जो है बच्चे का कंकाल मिला है। कहा जा रहा है कि संभवतः ये एक ही परिवार के होंगे, यानी कि हड़प्पा काल में जो है परिवारवाद का जो है सिद्धांत था, ये इस बात को डिनोट करता है। और तीनों शव जो थे उनको एक साथ जो है आसपास दफनाया गया है। खुदाई में जो है यहाँ से कंकाल के अलावा बहुत बड़ा एक जो है डिश ऑन स्टैंड मिला है। और इससे पहले वर्ष 2016 में जब जो है यहाँ पर क्या हुआ था, टीला नंबर 7 पर जो है उत्खनन का कार्य हुआ था, तो उस दौरान जो है खुदाई में लगभग जो है 62 कंकाल जो है इससे ऑलरेडी मिले थे। राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित जो है एक जो है प्लेस है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। और जो है इसमें जो है इससे पहले फरवरी के महीने में पुरातत्व विभाग ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर जो है ये खुदाई का जो कार्य था इसको जो है प्रारंभ करने की बात की थी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या पुरातत्वविद हैं इनका मानना है कि टीला नंबर 1 जो है वो हड़प्पा काल में एक बड़ा व्यापार का जो है केंद्र हुआ करता था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से भारी मात्रा में हमें जो है कुछ भट्टियाँ मिली हैं जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि भट्टियाँ जो उस समय जो रॉ प्रोडक्ट था, कच्चा जो माल था उसको पकाने के लिए, या टेराकोटा जो फिगराइंस होती थी उन टेराकोटा फिगराइंस को जो है बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा होगा। इसके अलावा यहाँ से जो है महिलाओं के श्रृंगार करने के लिए जो है मनके मिले हैं, बीड फैक्ट्रीज के रूप में हम लोग जान सकते हैं। मालाओं का जो है एविडेंसेस मिला है। टीले पर जो है कॉर्निलियन, जेस्पर, एगेट, इंस्टेटाइट, पेस्ट बीड, टेराकोटा बीड एक्सेट्रा, इन सब के जो है एविडेंसेस हमें मिलते हैं राखी गढ़ी से। अगर राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी जो है मैप के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि जो हरियाणा है, इस हरियाणा के जो है हिसार जो जिला है, प्रदेश है, उसमें जो है राखी गढ़ी नामक जो है जगह है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक प्रमुख जो है साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है। और संभवतः जो इसका समय बताया गया है, अगर हम लोग C14 टेक्नोलॉजीज के आधार पर चले तो 2350 से लेकर लगभग 1750 जो है जो BC का समय था वो समय बताया जाता है। और कई पुस्तकों में इसको 2500 से लेकर 1700 के बीच का समय भी बताते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो देश की पहली नगरीकृत सभ्यता के रूप में जानी जाती है, ये सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है। साथ में इसको जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कांस्यकालीन जो है सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता से खोजा गया जो पहला स्थान था वो हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के तट पर जो है वर्ष 1921 में पहली बार जो है राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है खोजा गया था। ठीक, बाकी जो है मोहनजोदड़ो की खोज अगले ही वर्ष जो है वर्ष 1922 में हुई थी। और जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी यानी कि इंडस नदी के तट पर था और इसको खोजने वाले जो थे वो थे
राखलदास बनर्जी। तो ये मतलब इस तरीके से जो है आप लोग कुछ फैक्चुअल चीज़ों को इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि वो जो क्लास होगी वो हिस्ट्री वाली क्लास में हमारी अलग से उसमें चलेगी। तो ये हमारे पास में जो है कुछ विशेषताएं रही हैं राखी गढ़ी को लेकर। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया है कि राखी गढ़ी जो है एक पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल प्लेस है जो कि घग्गर हाकरा नदी के मैदान में, घग्गर और हाकरा नदी का मैदान जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा है, यहाँ पर है और हिसार जिले में हरियाणा के पास जो है स्थित है। राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो ये सबसे बड़े जो है हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है और लगभग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व का जो समय था वो राखी गढ़ी का जो है फ्लरिशिंग का कह सकते हैं कि टाइम पीरियड रहा था। यहाँ से जो है कई अन्नागार यानी कि कई जो है हमें ग्रेनरीज मिली हैं यानी कि जिसमें फूड ग्रेन्स को जो है स्टोर किया जाता था और साथ में जो है रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले। रक्षा प्राचीर मतलब एक सिक्योरिटी वॉल कह लीजिए, एक रक्षा प्राचीर का जो है हमें यहाँ से जो है एविडेंस मिलता है। बड़े पैमाने पर यहाँ के मिट्टी के खनन, अतिक्रमण और बिक्री के लिए खुदाई से प्राप्त जो है कुछ कलाकृतियाँ मिलती हैं जिसकी जो है कह सकते हैं हम लोग जो है चोरी होने से यहाँ पर जो है लगातार खतरा बना था और इसलिए जो है गवर्नमेंट ने अब इसको जो है प्रिजर्व करने की बात कर ली है। 2012 में अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज की रिपोर्ट्स के अनुसार बात करूँ तो राखीगढ़ उस समय 2012 में विश्व के 10 सर्वाधिक जो कह लीजिए कि जो खतरे की तरफ के जो पुरातात्विक स्थल थे उनकी सूची में जो है एक शामिल किया गया था और अब इसको जो है लगातार भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो है लगातार इस पर संरक्षण के लिए जो है कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें फ्रेंड्स तो हमारे भारत देश के पहले सीडीएस उत्तराखंड मूल निवासी मेजर जनरल बिपिन रावत जी का कल जन्म कह लीजिए जो है दिवस था, जयंती थी और इसी जयंती के उपलक्ष्य में जो है सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी ने जनरल बिपिन रावत जी को जयंती पर उनके जो है श्रद्धांजलि जो है अर्पित की है और कनक चौक के पास में जो जनरल बिपिन रावत जी की मूर्ति है उसके जो है सौंदर्यकरण के लिए यहाँ पर नई जो है कह सकते हैं हम लोग कार्यों के लिए जो है एक नई कमेटी बनाने का जो है क्या किया है यहाँ पर दावा किया है कि हम लोग जो है नई कमेटी बनाएंगे और नई कमेटी के तहत जो है ये जो पूरा कनक चौक पर स्थित जो प्रतिमा है इसका जो है हम लोग क्या करेंगे सौंदर्यकरण करवाएंगे। इस साथ में जो है यहाँ पर जो है गणेश जोशी जी ने ये भी कहा है कि जो मेजर जनरल बिपिन सिंह रावत जी थे इन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को जो कि सेना में जो है जाना चाहते हैं उनको जो है उनकी लंबाई में जो है छूट दिलाने के लिए लंबाई में लगभग 5 सेंटीमीटर की जो छूट मिलती है उत्तराखंड के युवाओं को, इसमें भी जो है अहम योगदान अहम भूमिका निभाई है मेजर जनरल बिपिन रावत जी ने। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें बिपिन रावत जी के बारे में तो बिपिन रावत जी को है इस बार समर्पित किया गया है तारामंडल और जो पर्वतीय संग्रहालय है पौड़ी में। आपको मैं ये बता दूं गाइज यहाँ पर कि जो पौड़ी स्थित ये संग्रहालय है इस संग्रहालय को जो है पूर्ण रूप से समर्पित किया जाएगा मेजर जनरल बिपिन रावत जी को और ये घोषणा जो है अभी हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं बलूनी जी इनके द्वारा जो है इसको कहा गया है। बिपिन रावत जी की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है 16 मार्च 1958 को जो है हुआ था उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में और पौड़ी गढ़वाल में जब इनका जन्म हुआ था तो बचपन में इनको जो है लक्ष्मण सिंह जी के नाम से जो है जाना जाता था। इनका पूरा जो परिवार है वो कई दशकों से लगातार जो है भारत की सेवा में जो है अग्र रहा है। इन्होंने जो है भारत की सेवाएं दी हैं और इनके पिताजी जो हैं भी लेफ्टिनेंट जनरल के पद से जो है रिटायर हुए थे। इनकी जो माँ की हम लोग बात करें तो वो उत्तरकाशी जिले से थी और इनके जो पिता हैं वो पूर्व विधायक किशन सिंह परमार के रूप में जो है जाने जाते हैं। ठीक है, साथ में यदि हम लोग बात करें तो बिपिन रावत जी ने अपना जो करियर स्टार्ट किया था सेना में, भारतीय सेना में जो इनका जो है करियर शुरू हुआ था तो वो जो है 16 दिसंबर 1978 को हुआ था जब मेजर जनरल बिपिन रावत जी ने 11वीं जो है गोरखा राइफल्स की, ठीक है, जो 11th गोरखा राइफल्स थी उनकी जो है 5वीं बटालियन के साथ में जो है सैन्य करियर की जो है यहाँ से शुरुआत की थी। इसके बाद जो है जनवरी 1979 में 1979 में उनकी पहली जो पोस्टिंग हुई थी वो मिजोरम में हुई थी और यहीं से जो है नेफा इलाके में, नेफा मतलब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की बात चल रही है, तो यहाँ पर जब मेजर रावत जी की तैनाती हुई थी तो इन्होंने जो है बटालियन की जो है अगुवाई करते हुए जो चाइना से सटीक जो प्रदेश थे उन पर जो है रक्षा नियंत्रण करने का जो है पूर्ण प्रयास किया था। इसके अलावा जो है मेजर जनरल रावत जी ने जो है कांगो में यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है इस पीस कीपिंग फोर्स का भी जो है कह लीजिए कि अगुवाई यहाँ से की थी। इसके अलावा 1987 में अरुणाचल प्रदेश स्थित जो सुमदोरोंग चू घाटी
है, यहाँ पर जो है भारत और चीन के बीच में जो झड़प हुई थी, जो इनके बीच में जो है वहाँ पर डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ था, इसके दौरान जो है चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हराने के लिए जो है कैप्टन जनरल रावत जी की बटालियन जो है इनको जो है तैयार किया गया था। साथ में जो है चाइना के साथ ये जो गतिरोध था 1962 में हुए युद्ध के बाद जो है लगातार चर्चा पर आता और इसमें जो चीन और भारत के बीच की जो बॉर्डर लाइन है, मैकमोहन बॉर्डर लाइन, इस मैकमोहन बॉर्डर लाइन पर जो है सैन्य टकराव के कारण यहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई थी विवाद की। बिपिन रावत जी की मृत्यु की यदि बात करें तो एक दुखद घटना जो है हम सबके सामने आई थी, जिसमें 8 दिसंबर वर्ष 2021 को एक हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटना में, प्लेन क्रैश में जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और उस समय रावत जी अपनी पत्नी मधुलिका जी के साथ और निजी स्टाफ जो था इनके साथ जो है कुल मिलाकर जो 10 यात्री और 4 सदस्यों वाला जो पायलट कह लीजिए कि जो चालक जो दल था, ये जो है वायुयान से जा रहे थे। और ये जो वायुयान था MI-17 हेलीकॉप्टर जो है ये क्रैश हो गया और क्रैश होकर जो है इनमें इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ये जो है उस समय सुलुरु वायुसेना हवाई अड्डे से जो है रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन की तरफ जो है जा रहे थे और तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के पास में जो कुन्नूर तालुक है, इस कुन्नूर तालुक में जो है ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस दुर्घटनाग्रस्त में सवार सभी 14 लोगों की जो है यहाँ पर मौत हो गई थी। तो ये एक जो है दुखद हमारे पास में जो है घटना रही थी। और यदि अंत में थोड़ा सा बात की जाए तो अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पौड़ी का तारामंडल और जो यहाँ का जो है पर्वतीय संग्रह है वो किस तरीके से जो है बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और जो उत्तराखंड से राज्यसभा में सांसद हैं अनिल बलूनी जी, तो अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से उत्तराखंड को एक अनूठी सौगात देते हुए जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जिस समय इन्होंने पौड़ी नगर में जो है माउंटेन म्यूजियम यानी कि पर्वत जो संग्रहालय है और जो प्लेनेटोरियम है, प्लेनेटोरियम का मतलब तारामंडल है, इसके निर्माण के लिए लगभग 4.62 करोड़ रुपए जो है वो जो है प्रारंभिक राशि के रूप में जो है यहाँ पर जारी किए थे। इन दोनों संस्थाओं के निर्माण में लगभग जो है 30 करोड़ रुपए तक की जो है राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है और जिससे जो है वो अपनी सांसद निधि से, जो इनके पास में अपना सांसद निधि है, कोष है, तो उससे जो है इसमें जो है खर्च करने के लिए जो है यहाँ पर बातें की गई हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज यानी कि मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज हमने जितने भी प्रमुख टॉपिक पर डिस्कशन किया है वो जो है आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। स्टिल अगर किसी भी प्रकार का कोई जो है डाउट रहता है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न आप लोग जो है पूछना चाहते हो तो उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आज के लिए बस ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट कल कुछ न्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग जो है ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन जो है क्लिक नहीं किया है, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।